Hello everyone, my name is Suren Kumar and welcome to the e-learning class. MBPSC मुख्य परीक्षा की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम अपने लगभग 6 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने ऋग्वैदिक काल को लगभग जो चीज़ें ऋग्वैदिक काल में हमें पढ़नी चाहिए मेंस के डायमेंशन के हिसाब से या आयाम के हिसाब से, वो सारी चीज़ें हम लगभग कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि अगर आप वैदिक एज पढ़ रहे हैं या वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हमने ऋग्वैदिक पीरियड को पढ़ा था, या जिसको हम अर्ली वैदिक पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हमने कवर किया था और इसमें हमने लगभग 1500 से लेकर 1000 BC तक के टाइम पीरियड को डिस्कस किया था। इसमें जो भी चीज़ें बन सकती हैं वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस करी थी। तो सबसे पहले आपको ये 6 लेक्चर कंप्लीटली देखने हैं। देन उसके बाद हम अब आज लेक्चर नंबर 7 में उत्तर वैदिक काल को, या जिसको हम पोस्ट वैदिक पीरियड भी कहते हैं, ठीक, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, या इसी को लेटर वैदिक पीरियड भी कहते हैं। मैं जितने भी डायमेंशंस मेंस के लिए बन रहे होंगे उन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारी मुख्य परीक्षा सीरीज जो है, ये मेंस एमपीपीएससी मेंस 2020 और 21 के लिए आपके लिए ये रहेगी, जिसमें आप 2020 का मेंस लिख सकते हैं और 21 का जो अपकमिंग मेंस होगा उसको भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो जो भी लेक्चर्स आपको मिल रहे होंगे वो सारे नए पैटर्न पर आधारित होंगे। पैटर्न एग्जाम का क्या है, क्या सिलेबस है, क्या स्कीम है, वो सब ऑलरेडी डिस्कस कराया जा चुका है। तो लेक्चर चैनल पर अवेलेबल है, आपको ईजिली मिल जाएगी। इसके पहले हम अपना टॉपिक नंबर 1 सिंधु घाटी सभ्यता भी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके 8 से 10 लेक्चर आपको इसी चैनल के ऊपर या इसी प्लेलिस्ट के ऊपर आपको मिल रहे होंगे, जिनकी लिंक आपको वीडियो क्लास में मिल जाएगी। ठीक, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अगर किसी भी स्टेट सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हिस्ट्री में इस वीडियो को देख सकते हैं, यह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि लगभग आपके जितने भी स्टेट सर्विस एग्जाम हैं उनमें हिस्ट्री का सिलेबस लगभग आपका समान होता है। केवल एग्जाम का पैटर्न या एग्जाम की स्कीम बदल जाती है, उस एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये बदल जाएगा। ठीक है, बाकी आप सिविल सर्विस एग्जाम्स में या सभी तरह के स्टेट एग्जाम्स में इसको आप अपनी तैयारी का बेस बना सकते हैं, या इसको आप यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक, तो अपने इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और हम चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता चुका था कि भाई वैदिक सभ्यता को हम 2 टाइम डिवीज़न में डिवाइड कर लेते हैं। ऋग्वेद से हमें जो जानकारियाँ मिलती हैं उसके आधार पर हम उस टाइम पीरियड को पढ़ते हैं, जो टाइम पीरियड आपका ऋग्वैदिक टाइम पीरियड या ऋग्वैदिक काल कहलाता है, जिसमें हमें 1500 से लेकर 1000 BC तक की जानकारियाँ मिलती हैं। और जो हमें जानकारियाँ मिलती हैं उसके आधार पर ही हम इस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, ऋग्वैदिक काल कहते हैं, या अर्ली वैदिक पीरियड हम इसको कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सामवेद में, यजुर्वेद में, या अथर्ववेद में, या ब्राह्मण ग्रंथों में, या अन्य ग्रंथों में हमें जो जानकारियाँ मिलती हैं उसके आधार पर हम अगला जो फेज़ पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं 1000 से 600 का टाइम पीरियड। ठीक है, इसी के बीच में आपको पता होगा कि महाभारत का युद्ध भी लड़ा गया था 950 BC में। तो 1000 से जो 600 का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हम लेटर वैदिक पीरियड या पोस्ट वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक, अब सिंपल सी बात है कि भाई जिस तरीके से हमने ऋग्वैदिक पीरियड, देखो इस वीडियो को देखने से पहले या इस लेक्चर को समझने से पहले आपने स्टार्टिंग के 6 लेक्चर नंबर 1 to 6 जरूर देखे हो, जिनमें हमने ऋग्वैदिक काल की चर्चा करी। तो अगर आपने ये देखे होंगे तो केवल आपको यहाँ पर अपना 10% एफर्ट लगाना पड़ेगा। सारी चीज़ें सेम है, बस जो चेंज होंगे मैं केवल उनको इंडिकेट करके आपको बताऊंगा कि भाई इस काल में ये बदल गया, इस काल में ये बदल गया, इस काल में ये बदल गया। तो आपकी तैयारी ईजिली होती चली जाएगी और आप चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको चीज़ों को समझने में परेशानी होगी, क्योंकि अगर आपने ये 6 लेक्चर देखे होंगे तो चीज़ें 90% आपको पहले से ही समझ में आ रही होंगी कि भाई किस तरीके से चीज़ें लिंक हो रही हैं। इतिहास में मैथ्स के जैसी चीज़ें होती है, जैसे मैथ्स में आपने परसेंटेज पढ़ा तो आपसे प्रॉफिट लॉस बन रहा होगा, प्रॉफिट लॉस पढ़ा तो फिर आपसे SICI बन रहा होगा। ठीक है, तो ठीक इतिहास में अगर आपने टॉपिक नंबर 1 ठीक से पढ़ा है तो आपसे टॉपिक नंबर 2 जो है, आपका टॉपिक नंबर 2 जो है वो इंटरकनेक्ट हो रहा होगा, और टॉपिक नंबर 2 पढ़ा है तो टॉपिक नंबर 3 कनेक्ट हो रहा होगा। अगर आपने बीच का टॉपिक नंबर 3 नहीं पढ़ा है तो फिर 4 में कनेक्टिविटी आप बनाने में आपको ठीक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा चीज़ें समझने में। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि हम चीज़ों को देखें, लेक्चर्स को हम प्रॉपर तरीके से 1 बार 2 बार हम उसको देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें और चीज़ों को इंटरलिंक भी करें। हालांकि मैं बताते जा रहा हूँ, बट अगर आप सारी चीज़ें मैं बताऊँगा तो ये लेक्चर आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए ये लेक्चर काफ़ी बड़ा आपका हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे होंगे कि हम केवल उन पॉइंट्स को इंडिकेट करेंगे कि भाई इसमें अब क्या चेंज है इस टाइम पीरियड में। क्योंकि ऋग्वेद अगर आपने पढ़ा या ऋग्वैदिक काल आपने पढ़ा तो उसमें क्या चीज़ें थी, धर्म कैसा था, दर्शन कैसा था, ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसी थी, राजनीति कैसी थी, तो उनमें अब क्या चेंज आया है केवल हम ये देख रहे होंगे और हमारा उत्तर वैदिक काल यहाँ पर खत्म हो रहा होगा। इसके बाद हम वैदिक साहित्य या लिटरेचर की हम बात कर रहे होंगे और अन्य चीज़ों की हम बात कर रहे होंगे। ठीक,
तो सबसे पहले हम सामान्य जानकारी देखेंगे, ठीक है, कि आखिर इसको उत्तर वैदिक काल क्यों कहते हैं, ये उत्तर वैदिक काल क्यों बन गया, क्या चीज, क्या बड़े बदलाव यहाँ पर हो गए, ठीक है, उन चीज़ों को हम देखेंगे। भौगोलिक स्थिति है, इसका विस्तार हम देखेंगे, पहले क्या था अब क्या हुआ, ठीक है, मैंने पहले भी कंपैरिजन आपको करवाया था, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था हम देखेंगे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इनका कैसा है, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था हम देखेंगे, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था देखेंगे, धर्म और दर्शन देखेंगे, जीवन देखेंगे, ठीक है। आगे फिर हम वैदिक साहित्य, धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी लेंगे और अन्य जानकारियाँ यहाँ पर हम देख रहे होंगे, ठीक है। सेम चीज़ आपकी इंग्लिश में दी गई है, पहले हम इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर जोग्राफिकल लोकेशन और इनका एक्सटेंशन देखेंगे, विस्तार देखेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम देखेंगे, सोशल सिस्टम देखेंगे, सोशल लाइफ देखेंगे, समाज कैसा था, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करने वाले। यही सारी चीज़ें हमने किस में डिस्कस करी थी, ऋग्वैदिक काल में डिस्कस करी थी, ठीक। सो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात वही आती है कि भाई जानकारी का स्रोत क्या है, ठीक है। तो जब हम ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे या हम 1500 से लेकर 1000 बीसी को हम पढ़ रहे थे, तो उस समय हम जानकारी का स्रोत क्या बताते थे, ऋग्वेद बताते थे। अब एक गलती हम जनरली क्या कर देते हैं, जब आंसर लिख रहे होते हैं मेंस में, तो हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, उत्तर वैदिक काल में भी हम ऋग्वेद ही लिख देते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऋग्वेद आपको नहीं लिखना जानकारी के स्रोत में। जानकारी के स्रोत में आपको सामवेद लिखना है, यजुर्वेद लिखना है, अथर्ववेद लिखना है, ब्राह्मण ग्रंथ लिखने हैं, उपनिषद लिखने हैं, अरण्यक लिखने हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इनको आप लिख सकते हैं कि भैया इस काल में ये चीज़ें बनाई गई हैं, इन चीज़ों की रचना करी गई है, तो इसलिए हमें जानकारी किससे मिल रही होगी, हमें सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ब्राह्मण ग्रंथ से और अन्य ग्रंथों से हमें किसकी जानकारी मिल रही होगी, हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिल रही होगी। तो पहला पॉइंट आपका ये बन जाएगा। मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले अगर आपको इतिहास में मेंस में कोई बात लिखनी है तो प्रामाणिकता आपको बतानी है, उसका प्रमाण देना है, उसका एविडेंस आपको देना है। एविडेंस जब आप दे रहे होंगे तब आपकी चीज़ क्या होगी, 100% प्रमाणित मानी जाएगी कि आप जो बात कह रहे हैं वो बात हवाबाजी में नहीं है, वो बात सत्य घटना पर आधारित है, या हम क्या कह सकते हैं, प्रामाणिक बात है। तो अगर प्रमाण है तो देना है, जबरदस्ती प्रमाण नहीं देना है। किसी चीज़ का प्रमाण नहीं है और अगर हम मन से भी बना के प्रमाण लिख देंगे तो भी बात गलत है। तो जिस चीज़ का प्रमाण है, जो चीज़ प्रमाणिक है, तो उसका प्रमाण सबसे पहली लाइन में आपको देना है, ठीक है। या पहली लाइन में ही ये बता देना है कि भाई हमें इस चीज़ की जानकारी यहाँ से मिलती है। चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता का कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, चाहे आप मौर्य डायनेस्टी में कोई बात लिख रहे हो, तो आप बताओ कि चाणक्य ने या चंद्रगुप्त ने, ठीक है, इस तरीके से अपने अर्थशास्त्र में, या कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में ये चीज़ बताई है, तो आप प्रमाण देंगे। चाहे आप गुप्त पीरियड पढ़ रहे हो, चाहे आप आगे चीज़ें पढ़ रहे हो, तो आप प्रमाण देंगे तो चीज़ें क्या होंगी, आपकी सॉलिड मानी जाएंगी। या आपको जो आपकी कॉपी है उसमें स्पष्ट रूप से ये दिख रहा होगा कि हाँ आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं या आपको चीज़ों के बारे में ठीक ठाक समझ है, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा भौगोलिक स्थिति का बन जाता है, या विस्तार का बन जाता है, या एक्सटेंशन का बन जाता है। तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से जब आर्य भारत में प्रवेश करते हैं तो आपको पता है कि ये सप्त सिंधु प्रदेश में या पंजाब अफगानिस्तान वाले रीजन में आते हैं और वहाँ ये लगभग 500 वर्षों तक या 500 सालों तक यहाँ पर रहते हैं। बट ये स्थायी वहाँ पर नहीं थे, है ना। आगे वाले टाइम पीरियड में हम देखेंगे कि भाई ये स्थायी हो जाते हैं और कृषि को अपना पहला पेशा ये बना लेते हैं, पशुपालन को सेकंड बना लेते हैं। और पहले अब इस समय क्या था, पशुपालन का फर्स्ट पेशा था और सेकंड पेशा क्या था, तो आप देखेंगे कृषि था, ठीक। तो ये जो बात थी, ये बात 1500 से 1000 बीसी की हमने यहाँ पर करी थी और इसी समय को आप ऋग्वैदिक काल कह रहे हैं। बाद में क्या होता है कि जब आर्य यहाँ पर 500 सालों के बाद क्या करते हैं, आगे की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, अपना विस्तार करते हैं, अपना एक्सटेंशन करते हैं। अब बात आती है कि सर विस्तार क्यों करते हैं या विस्तार क्यों होता है, ठीक। तो देखो कुछ यहाँ पर चेंजेस हैं, हम आगे इनको डिस्कस करेंगे, इनके कारण यहाँ पर विस्तार होता है, जिसमें सबसे एक प्रमुख चीज़ क्या होती है, लोहा, ठीक है। लोहे की जब खोज हो जाती है, अंतरजी खेड़ा करके आपका यूपी में एक स्थान आता है, जब वहाँ से लोहे की खोज हो जाती है, तो लोहे की खोज होने से क्या होता है, लोहे से कुल्हाड़ियाँ बनती हैं, उपकरण बनते हैं, लोहे से चीज़ें बनती हैं। और जब लोहे से कुल्हाड़ियाँ, उपकरण बनते हैं, चीज़ें बनती हैं, तो वृक्षों को काटा जाता है, भूमि का विस्तार किया जाता है, तो ये अपने क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। उसी लोहे से क्या होता है, अस्त्र शस्त्र का निर्माण होता है। तो आप देखोगे कि आपको 950 बीसी के आसपास सबसे भयानक युद्ध जिसको हम क्या कहते हैं, महाभारत का युद्ध, ये आपको देखने मिलता है, जिसमें एक कुरु कबीला आपका क्या हो जाता है, पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक। फिर आप आगे देखते हो कि जो जन थे, वो दो जन जो है वो मिलकर क्या बन जाते हैं, जनपद बन जाते हैं, ठीक है। और फिर बाद में जनपद ही मिलकर क्या बन जाते हैं, महाजनपद मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये मिल क्यों रहे हैं, तो जन का मतलब है राजा जो है वो भूमि का मालिक हो गया। और भूमि को लेकर जब आप देखोगे तो जब भी भूमि की बात करी जाएगी तो दूसरे की भूमि को या तो आप मित्रता से मिला सकते हैं अपनी भूमि में, या शत्रुता से मिला सकते हैं। दो ही तरीके से मिला सकते हैं। अगर आप कोई व्यक्ति को मित्र नहीं बना पाओगे तो आप उसको शत्रु बनाओगे तो उसकी भूमि पर जबरदस्ती आप कब्जा कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो कबीले हैं वो दो कबीले एक कबीला बन गए, या एक दो छोटे छोटे कबीले या दो बड़े बड़े कबीले मिलकर फिर एक कबीला बन गए। तो इस तरीके से बात हम ये कर रहे थे कि ऋग्वैदिक काल में विस्तार की हम बात अगर कर रहे हैं तो ऋग्वैदिक काल में विस्तार आपने देखा कि भाई सप्त सिंधु प्रदेश में ये थे। और तो फाइनली बात निकल कर आती है कि भाई सप्त सिंधु प्रदेश में ये ऋग्वैदिक काल में थे। इस समय इनका विस्तार अगर हम बात करें तो आप नॉर्थ में देखोगे तो हिमालय की जानकारी इनको थी, ठीक है। साउथ में आप देखोगे, दक्षिण में देखोगे तो अरावली पर्वत तक इनकी सीमा लगती थी, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे, आप अगर पूर्व में देखोगे तो पूर्व में आप क्या बताओगे कि पश्चिमी यूपी तक इनकी सीमा यहाँ पर लगती थी। और दक्षिण में आप देखोगे तो अफगानिस्तान यहाँ पर था। तो दक्षिण में अभी अफगानिस्तान है। और सप्त सिंधु से ये शिफ्ट कहाँ हो जाते हैं, तो गंगा यमुना दोआब इनका क्या हो जाता है, मुख्य क्षेत्र हो जाता है। गंगा यमुना दोआब, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। तो एक साइड गंगा नदी होगी, दूसरी साइड क्या होगी, यमुना नदी होगी। इनके बीच की भूमि को ही हम क्या बोल रहे हैं, गंगा यमुना दोआब।
अब देखो, इनने जब एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, एग्रीकल्चर इनका मुख्य पेशा बन गया, तो अब एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या चाहिए होती है? एक अच्छी भूमि चाहिए होती है, उपजाऊ भूमि चाहिए होती है। तो वो क्या थी? गंगा यमुना दोआब, ठीक है, जहाँ पर सिंचाई के पर्याप्त ये साधन थे, ठीक है, और ये उपजाऊ भूमि थी, यहाँ से अनाज काफ़ी ज़्यादा पैदा बारिश की जाती थी। तो इस क्षेत्र में ये क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। हालांकि अभी हम बात करते हैं तो उत्तर में हिमालय पर्वत की जानकारी इनको अभी भी है, कुछ इनको 2-3 चोटियों की और जानकारी हो जाती है, ठीक है। गंडक नदी इनकी अब पूर्वी सीमा बन जाती है, या सदा नीरा हम जिसको कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो नर्मदा नदी इनकी दक्षिणी सीमा हो जाती है, विदर्भ तक ये अपना क्षेत्र क्या कर लेते हैं, यहाँ तक फैला लेते हैं, और दक्षिणी सीमा इनकी जो है वो नर्मदा नदी अब बना रही है, ठीक है। और यहाँ तो अफगानिस्तान की आप बात कर ही चुके हो, और ये कहाँ से आते हैं तो आप बताओगे सप्त सिंधु प्रदेश से ये शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये इनका अब क्या बन रहा है? भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पर बन रहा है, ठीक। आगे भी हमने इसमें कंपैरिजन किया था, 2 आप मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, लेकिन इसको हम ज्योग्राफी पेपर नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में इसको बहुत डिटेल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि इस क्षेत्र में अभी इनका जो मुख्य क्षेत्र है वो क्या बन गया? गंगा यमुना दोआब बन गया। ये 2 नदियाँ हैं, नदियों के बीच की भूमि को हम दोआब कह रहे हैं। दक्षिण में हम बात करते हैं तो इनका दक्षिणी जो क्षेत्र है वो नर्मदा नदी से लग रहा था, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये क्षेत्र जो है इनका पूर्वी क्षेत्र जो है वो गंडक नदी से अब लग रहा था। भौगोलिक क्षेत्र की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि इस काल में आर्यों का जो केंद्रीकरण है वो गंगा यमुना दोआब तक हो गया था। इस काल में लोहे की खोज हो जाने से आर्यों ने क्या किया? अपना विस्तार किया। एक मुख्य कारण में हम इसको कह सकते हैं कि भाई लोहे की खोज होने से क्या हुआ? कुछ औजार अस्त्र शस्त्र बने जिनसे पेड़ों की कटाइयाँ करके क्या हुई? जंगल को साफ किया गया, और उससे क्या किया गया? राज्यों को बनाया गया, कभी है ना, उनका विस्तार किया गया। यही आप आगे महाजनपद में देखेंगे, ठीक है। महाजनपद में फिर विस्तार हो जाएगा, ठीक है, 16 खंडों में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर मगध का उत्कर्ष आप देखेंगे तो मगध में किस तरीके से मगध एम्पायर को ये स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, तो वो भी हम वहाँ से स्टार्ट आगे करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें आप देखोगे तो सदानीरा या गंडक पूर्वी सीमा इनकी बन गई, और पश्चिम में अफगानिस्तान तक इनका विस्तार था। उत्तर वैदिक काल के आर्य जो है वो पूर्वी हिमालय में हम अगर देखें तो मैनाक है या केउच जो है, ठीक है, तो इनकी पर्वत चोटियों के बारे में इनको जानकारी प्राप्त थी। साथ ही साथ नर्मदा नदी में इनकी दक्षिणी सीमा बनाती थी। तो ये कुछ पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक क्षेत्र में। जब आप 200 शब्दों में आंसर को लिख रहे होंगे या 50 शब्दों में आंसर को लिख रहे होंगे, शब्दों में या 50 शब्दों में अपने आंसर को लिख रहे होंगे, तो उस केस में आप इसका यूज़ करके अपने आंसर को क्या कर सकते हैं? काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। तो भौगोलिक स्थिति में आप 1 से 2 पॉइंट यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं, ठीक। अब बात आ जाती है कि भाई अब उत्तर वैदिक काल को अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें महत्वपूर्ण बदलाव क्या थे, इसमें क्या चेंजेस आए थे। तो बदलाव के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब ऋग्वैदिक काल आपने पढ़ा तो ऋग्वैदिक काल में जो भी चीज़ें थी उन चीज़ों में क्या चेंज आता है, इस कारण हम इसे उत्तर वैदिक में इसको पढ़ते हैं, या इस समय तक हम जब चीज़ों को देखते हैं तो उनमें क्या बदलाव आ जाता है। तो उत्तर वैदिक काल तक आर्य जो है वो विदर्भ के दक्षिणी क्षेत्र तक अपना प्रभाव बना लेते हैं, या अपने प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत इसको शामिल कर लेते हैं। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के जो कबीले थे, छोटे छोटे कबीले, वो आपस में क्या होगा? विलीन हो गए। जैसा कि मैंने भी बताया था कि 2 कबीले या 2 जन मिलकर क्या बन जाते हैं? एक अब जनपद बन रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि आपने क्या देखा था कि ऋग्वैदिक काल में जो सबसे बड़ी इकाई थी वो इकाई क्या थी? जन थी या कबीला थी। सबसे बड़ी इकाई यही थी, जन या कबीला। अब इसका जब विस्तार हो गया और जब 2 जन या 1 जन और एक ये जन, 2 जन जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? जनपद बन जाएगा, या जनपद का निर्माण होगा। और जनपद का निर्माण हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो पहली बार इतिहास में जनपद का निर्माण आपको कहाँ देखने मिल रहा है? तो आप क्या बताओगे? उत्तर वैदिक काल में, या उत्तर वैदिक काल में, या आप क्या बोल सकते हो कि पोस्ट वैदिक पीरियड में हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। जन शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो जन धन पद, ठीक है, इन 2 चीज़ों से बनेगा, जन से और पद से मिलकर बनेगा। तो जन मतलब होता है लोग, तो लोगों के जहाँ तक पैर या पद जाएंगे वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? जनपद कहलाएगा। इसका मतलब देखो, मान के चलो ये कोई एक जन है, ये इसका नाम क्या है? ए है, और ये कोई जन है बी। तो अब जन ए जो है वो थोड़ा शक्तिशाली था, इसने क्या कर लिया कि बी को अपने में मिला लिया। अब मिलाने के 2 तरीके होंगे। अब या तो क्या कर सकते हैं, ये मित्रता करके ए जो है वो बी में मिल जाएगा, ठीक है, या क्या कर सकता है? शत्रुता कर सकता है। अगर मित्र नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? शत्रु बनेगा। तो अब जब ए जो है अब इसने अपना विस्तार कर लिया और बी को भी अपने अंदर शामिल कर लिया, जैसे आप बेनारिक में समझें इस चीज़ को कि भाई ये ए है और ये क्या है? बी है। अब दोनों ही क्या हो गए? एक ही क्षेत्र में आ गए। तो अब ये क्या बन जाएगा? जनपद बन जाएगा। और ये क्या हो गई? एक बड़ी इकाई बन गई। किससे बड़ी इकाई? जन से बड़ी इकाई क्या बन जाएगी? जनपद। तो इसीलिए इस टाइम में सबसे बड़ी इकाई क्या मानी जाएगी? जनपद मानी जाएगी। और फिर आगे जनपद जो है, जनपद जब एक दूसरे जनपद के साथ मिल रहा होगा तो महाजनपद बन रहा होगा, ठीक। क्लियरली आप बात समझ पा रहे हैं। तो जनपद का अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया है कि जन का पैर जहाँ तक गया, ठीक है, या जहाँ तक पहुँचा वही क्या कहलाया? जनपद कहलाया, ठीक। बड़े राज्य का निर्माण हुआ जिसे जनपद कहा गया, यही बात मैंने आपको बताई हुई है। तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जन जो थी, अब देखो जब तक आपने ऋग्वैदिक काल नहीं पढ़ा होगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा जन क्या है और ये कैसे बना है। तो इसको समझने के लिए आपको प्रीवियस 6 लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है, तब आपको 7वें लेक्चर की बात समझ में आ रही होगी। अब जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें कि एक भरत था आपका और एक क्या था? पुरु था। ये दोनों बड़े कबीलों ने क्या किया? एक होकर एक कुरु नामक कबीला बनाया, ठीक है, और इसका निर्माण किया। तो भरत कबीला जो था, ठीक है, और पुरु कबीला जो था, इन दोनों ने मिलकर क्या किया?
कुरु नामक एक बड़े कबीले का निर्माण किया। तो यही फिर क्या कहलाएगा, जनपद कहलाएगा आगे चलकर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चल रही होंगी। ठीक, लिखा भी है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि भरत जन, ठीक है, और पुरु जन, ये दोनों जन जब मिले थे तभी क्या बना था, कुरु जनपद बना था। ठीक है, एक तुर्बसु जन और एक किब्री जन, ठीक है, ये दोनों जब मिले थे तब क्या बना था, पांचाल जनपद बना था। और ये दोनों ही क्या थे, उत्तर में अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो सबसे शक्तिशाली जनपदों में ये शामिल थे, कुरु जनपद और पांचाल जनपद। एक फैक्ट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है, आप इसको याद रख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ही 950 बीसी में महाभारत का जो विशाल सबसे पहला युद्ध हमें देखने मिलता है और सबसे बड़ा युद्ध देखने मिलता है, वो 950 बीसी में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। वो इसी समय लड़ा गया था जिसमें संपूर्ण कुरु कबीला क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। ठीक, आपने ये जरूर इसके बारे में सुना होगा, महाभारत के युद्ध के बारे में। ठीक है, और इसमें सबसे शक्तिशाली जनपदों की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि पांचाल और कुरु जो थे वो काफ़ी शक्तिशाली जनपद यहाँ पर माने जाते थे। ठीक है, और हम अगर बात करें तो ये सप्त सिंधु प्रदेश में थी और इनने अपना विस्तार कर लिया और जनपद का निर्माण किया। तो इसमें सबसे मुख्य भूमिका, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि जंगलों की कटाई थी, और जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट औजार क्या था, तो कुल्हाड़ी था। और ये क्यों था, तो क्योंकि लोहे की खोज यहाँ पर हो चुकी थी। आप बता सकते हो कि जनपद के निर्माण में मुख्य भूमिका किसकी थी, यहाँ पर लोहे की थी। ठीक है, इसका अत्यधिक प्रयोग बढ़ा, जिससे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ, जिससे युद्ध वगैरह यहाँ पर हुए। ठीक है, और विस्तार क्षेत्र विस्तार हुआ। ठीक है, साथ ही साथ आपका कह सकते हो जंगलों की कटाई हुई, जिससे क्या हुआ, विस्तार हुआ, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ। इससे युद्ध के द्वारा ही आगे आप क्या देखोगे, महाजनपद का निर्माण देखोगे, या आगे की चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। महाभारत का युद्ध इसका एक प्रमाण भी है, तो आप ये बता सकते हैं। तो इस समय के महत्वपूर्ण बदलाव क्या थे, ठीक है, और किस तरीके से चीज़ें आगे चल रही हैं, तो ये सारी कनेक्टिविटी आपके दिमाग में बन रही होगी। ठीक है, तो अपने अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम इनकी राजनीतिक व्यवस्था को डिस्कस करेंगे। और अपने अगले लेक्चर के अंदर हम इनके राजनीतिक जीवन को, राजनीतिक व्यवस्था को, इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का था और ऋग्वैदिक काल से ये कितना भिन्न था, ये कितना अलग था, इन सब को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में, ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जिससे आप एग्जाम में अपनी तैयारी को और बेहतर कर पा रहे होंगे। साथ ही साथ में आपको ये बुक पेज को ज्वाइन करें या फेसबुक पेज को लाइक करें, ठीक है, फॉलो करें। उसके बाद आपको जितने भी पोस्ट होंगे वो सारे पोस्ट विजिबल हो रहे होंगे, तो आप वहाँ से इन वीडियो लेक्चर्स के PDF नोट्स या स्लाइड्स को भी डाउनलोड कर पा रहे होंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से भी आप स्लाइड्स को या नोट्स को डाउनलोड कर पा रहे होंगे। ठीक है, सो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे।